सवाल ये है कि कोई भी ऐसे का जो टीचर है वो आपको ऐसे राइटिंग सिविल सर्विसेज के लिए फ्री पढ़ाएगा, तो उसका जवाब है नहीं। सवाल ये है कि क्या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ऐसे राइटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग को अफोर्ड कर सकें, तो जवाब है हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये लेक्चर्स उन्हीं के लिए हैं जो बेचारे डिज़र्व करते हैं एजुकेशन लेना। वो चाहते हैं कि वो ऐसे राइटिंग सीख लें सिविल सर्विसेज के लिए, अभी से सीख लें, मगर उनको कोई सिखाता नहीं है क्योंकि बहुत अकेडमियाँ, कैपिटलिस्ट अकेडमियाँ क्या कर रही हैं, बहुत सारे फीस चार्ज कर रही हैं। तो फिर ये लेक्चर्स उनके लिए हैं, उनको ऐसे राइटिंग सिखाएंगे बगैर किसी फ़ीस के, ताकि आप मुझे दुआ करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर से बहुत सारे टिप्स लिए हैं, तो मैं उन सबको मिला के ये इन लेक्चर्स के अंदर पैक करूँगा ताकि आप लोग ऐसे राइटिंग करना सीख जाएँ या कोई भी राइटिंग जो है वो आप एक कम्पैक्ट तरीके से कर सकें। तो पहला लेक्चर है आज जिसको हम देखेंगे कि स्टेप्स ऑफ ऐसे राइटिंग क्या होते हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, और आप वो फॉलो करते हैं तो तभी आपके सीएसएस के ऐसे में, पीएमएस के ऐसे में आपके जो फेलियर के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। पहली तो बात यह है कि सीएसएस और पीएमएस के ऐसे में कोई भी फेल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं जिनका कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप पास करते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई फेल हो जाता तो उसका मतलब है वो नहीं कर सकता। फेल होना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम आगे चल के आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है। तो स्टेप्स ऑफ ऐसे राइटिंग हम देखेंगे पहले लेक्चर के अंदर, ठीक है जी। तो जनाब मोहतरम, ऐसे राइटिंग की जो फिलॉसफी है वो कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल है सिविल सर्विसेज के अंदर। तो उन स्टेप्स में कुछ 7-8 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है ऐसे राइटिंग करने के दौरान। तो जनाब पहला स्टेप ये है कि आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो टॉपिक को, कि टॉपिक मैंने कौन सा करना है। वहाँ पे आपको 10 टॉपिक्स दिए होंगे, उन 10 टॉपिक्स में से आपने एक सेलेक्ट करना। तो आप क्या करते हैं, 10 में से 3 से 4 शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, और उन 3 से 4 शॉर्ट लिस्ट टॉपिक्स में से फिर क्या करते हैं, एक को चूज़ करते हैं जिस पे आपकी कमांड होती है, यानी जिस ऐसे के बारे में आप, वो आपकी डोमेन में आ जाता है। वो कोई इशू बेस्ड हो सकता है, वो कोई लिटरेरी हो सकता है, आपको उसकी समझ आ गई, आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ था, आप उसके पे बेहतर लिख सकते हैं, तो आप उसको चूज़ कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी हर एक चीज़ में बेहतर नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर एक आईआर का ऐसे आया हुआ, आईआर के डोमेन में, तो जिसने आईआर नहीं पढ़ा वो उसको ना करे, क्योंकि वो उसमें उसका नॉलेज नहीं है, वो वहाँ पे उसके अच्छे आर्गूमेंट्स नहीं दे सकेगा, वहाँ पे कंटेंट नहीं लिख सकेगा, तो वो फेल हो जाएगा। तो पहला जो स्टेप है ऐसे राइटिंग का सिविल सर्विसेज में, वो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होती है, कि आपने 10 टॉपिक्स में से 3-4 शॉर्टलिस्ट करने होते हैं, उसमें से एक करना होता है। और जब वो आप एक सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर आप बाकी को नहीं देखते, उस एग्जामिन उस पेपर को आप अपनी जेब में डाल लेते हैं, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करते, सिर्फ उसी टॉपिक पे फोकस करते हैं जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये करना कितने टाइम में चाहिए, कम से कम 10 मिनट्स आपको टॉपिक की सिलेक्शन के लिए करने चाहिए। अगर आप रश करेंगे तो आप पूरी स्टेटमेंट्स ही नहीं पढ़ पाएंगे पूरे ऐसे में, 10 के 10 ऐसेज की। और जब आप उन पूरे 10 के 10 ऐसेज की स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ पाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप सही ऐसे चूज नहीं कर पाएंगे। सही ऐसे चूज ना करना फेलियर की तरफ लेके जाता है। बाद का ऐसा भी होता है कि आपको एक ऐसे बहुत अच्छा आता होता है, लेकिन आपने जल्दी टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आपने उसकी पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी और आपको लगा मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उस पर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको सही तरह से पढ़ते नहीं तो आप कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह आप फेल हो जाते हैं। तो 10 मिनट के अंदर टॉपिक सेलेक्ट करना सीएसएस के ऐसे में पहला एक स्टेप होता है, अगर आपने सीएसएस के ऐसे क्रैक करना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप जनाब ये है कि टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है कि वो जो जो स्टेटमेंट दी हुई है वो कौन किस टाइप का ऐसे है। देखें सिविल सर्विसेज की अगर आप पेपर देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि जिस तरह का ऐसे दिया हुआ है उस तरह से उसको ट्रीट करना है। मिसाल के तौर पे सीएसएस के ऐसे में नरेटिव ऐसेज नहीं आते, नरेटिव ऐसेज नहीं आते सीएसएस के ऐसे के अंदर, ठीक है। मगर यहाँ पे जो ज़्यादातर वो पूछता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे पूछता है, यानी फैक्चुअल या इशू बेस्ड ऐसे पूछता है, या वो पूछता है आपसे आर्गुमेंटेटिव। तो इन दो किस्म के जो आपके एसेज हैं इनको पहचानना ये दूसरा स्टेप होता है। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे को आर्गुमेंटेटिव की तरह कर दिया तो आप सीधे के सीधे फेल हो जाएंगे, अगर आपने आर्गुमेंटेटिव को डिस्क्रिप्टिव की तरह कर दिया तो आप फेल हो जाते हैं। ये पहचान कैसे होती है कि कौन सा ऐसे कौन सा है, इसको भी हम अगले लेक्चर्स में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम जनरल पढ़ रहे हैं तो आज हम जनरल चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, वो ये होती है कि आपने जो ऐसे सेलेक्ट कर लिया है 10 मिनट लगा के, और उसको फिर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन से टाइप का ऐसे है। तो आपका तीसरा स्टेप होता है, उसमें आप क्या करते हैं, रफ के अंदर आप आइडियाज़ उसके निकालते हैं
30 मिनट लगा के, कम अज़ कम 30 मिनट लगा के आप उसके डोमेन्स बनाते हैं और उस डोमेन्स बना के उसके आइडियाज़ देखते हैं। आइडियाज़ के अंदर आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और वो रफ वर्क करते हैं जिसको आपने बाद में नीट वर्क करना होता है। अगर आप ये नहीं करते तो आपके पास क्वालिटी ऑफ आर्गूमेंट्स नहीं होते, आर्गूमेंट क्वालिटी वाले जब आपके पास नहीं होते तो आप सीधा सीधा फेल हो जाते हैं, आपको पास करना ये मुश्किल हो जाता है। तो तीसरा स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, उसको अपने 30 मिनट देने ज़रूरी हैं। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है जिसको आप 15 मिनट लगा के करते हैं, वो क्या है? अच्छे अच्छे मार्कर का इस्तेमाल करके आपने क्या बनानी है जनाब? आउटलाइंस बनानी है। और आउटलाइंस बनाने के 2 तरीके होते हैं, वो भी हम देखेंगे। आउटलाइन बनाने के जो 2 मेथड हैं, एक फ्रेज मेथड है और एक सेंटेंस मेथड है, वो हम दोनों डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जनाब उससे अगला स्टेप कौन सा है? तो जो 5वां स्टेप है वो जनाब 5वां स्टेप है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन को जो लिखने का तरीका होता है वो एक ख़ास तरीका होता है। वो क्या होता है भाई? आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं यूजुअली, ठीक है। और आप एंड पे इसके थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि आपकी स्टेटमेंट होती है जिसको आपने प्रूव करना होता है, जिसके लिए आपने आर्गूमेंट देने होते हैं, जिसके लिए आपने अपने जो रीडर है उसको कन्विंस करना होता है कि मेरा जो आर्गूमेंट है वो ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है। तो ये आपका क्रक्स होता है, ये आपका थीसिस होता है। थीसिस से मुराद ये भी आप कह सकते हैं कि आपका हाइपोथेसिस है, जैसे साइंस में होता है। तो ये इंट्रोडक्शन का तरीका है, जनरल से स्पेसिफिक चलता है, ये भी बहुत अहमियत का हामिल होता है CSS के ऐसे में। उसके बाद जनाब बॉडी के पैराग्राफ होते हैं। बॉडी के पैराग्राफ आपने CSS के ऐसे में 15 से 20 लिखने होते हैं, ठीक है, इसी की रेंज में लिखने होते हैं और ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगा। आप स्लो राइटर हैं, आप स्लो लिखते हैं तो आप 15 कर लें, टोटल 16-17 आर्गूमेंट्स कर लें, 15 आर्गूमेंट्स कर लें, टोटल पैराग्राफ्स 15 कर लें। और अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ लिखते हैं तो आप क्या कर लें, 20 के करीब पैराग्राफ्स लिख दें तो आपका काम चल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो बॉडी के पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन मिला के 1 घंटा 40 मिनट के अंदर कम अज़ कम आपने ये मुकम्मल करना होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो और बॉडी के पैराग्राफ में क्या होनी चाहिए भाई साहब? कोहेरेंस होनी चाहिए, उनके अंदर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डिफरेंट सेंटेंसेस को मिला के कोई भुजिया बनाई हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि एक रेसिपी बनी हुई है, पहले उन्होंने चावल डाले, फिर रंग डाला, फिर उसके बाद बिरयानी का एक मसाला डाला और फिर ये पूरी की पूरा एक पैराग्राफ तैयार हुआ है। मतलब मज़ेदार होना चाहिए वो, उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें रेफरेंसेस होने चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए वो। और फिर बॉडी के पैराग्राफ का आपस में भी लिंक होना चाहिए, एक दूसरे को कनेक्ट करे, दूसरा तीसरे को, तस्बीह के दानों की तरह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हम आगे चल के सीखेंगे। आखिर में आप क्या करते हैं? आप ऐसे राइटिंग के अंदर कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या होता है? वो आपकी जो बाकी सारी बातें होती हैं वो दोबारा आप वही करते हैं इंट्रोडक्शन वाली, लेकिन अंदाज अलग होता है और उसके एंड पे आप एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म का नोट देते हैं। और वो ऑप्टिमिस्टिक किस्म का जो नोट है वो आप एंड पे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। और बंदा ऐसा है कि वो जो जो ऑप्टिमिस्टिक है ये बंदा है, ये पैसिमिस्ट बंदा नहीं है जो कि हर चीज़ को ग्लूमी करके देखता है। एंड पे प्रूफ रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। प्रूफ रीडिंग ये होती है कि आप देखते हो, दोबारा पढ़ते हो अपना ऐसे। अगर आप एक अच्छे रीडर हो तो आपको 10 से 12 मिनट चाहिए अपने 25 पेजेस को लिखने दोबारा पढ़ने के लिए। अगर आपने कभी ज़िंदगी में रीडिंग नहीं की और आप सिर्फ शॉर्टकट से सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करने जा रहे हो तो फिर आपको 20 मिनट चाहिए होते हैं अपना पूरा ऐसे पढ़ने के लिए और उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स निकालने के लिए। यूजुअली ग्रामर की मिस्टेक्स क्या होती हैं? आर्टिकल की मिस्टेक्स होती हैं और जिसको वो देखता है। और क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्क का एग्रीमेंट नहीं होता। बाज़ का जब हम जल्दी में लिखते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या कर देते हैं, हम डज लगा देते हैं। तो ये भाई गलत है, इसको आपने ठीक करना अगर आपने कहीं पे ये कर दिया है। और इसी तरह से सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या कर देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव लगा देते हैं। तो ये इस तरह की गलतियां हम अक्सर कर देते हैं, इनको आपने ठीक करना होता है क्योंकि ये फिर अल्टीमेटली आपके ग्रामर के नंबर ले जाती हैं और आप फेल हो जाते हैं। तो आज हमने ऐसे के स्टेप्स देखे, ऐसे कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसके कितने स्टेप्स हैं, उसका सारा प्रोटोकॉल देखा। हम हर एक चीज़ को क्या करेंगे, एक एक लेक्चर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे और फिर हम इस ऐसे राइटिंग को सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।